Hello everyone, welcome to the video of polity. Right to privacy is protected under which article? Right to privacy को कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्शन मिला हुआ है? आर्टिकल 21. Parole is not a matter of right. क्या ये बात सही है? Yes, बिल्कुल सही है. बेल आपका राइट है, आपका हक है, लेकिन पैरोल आपका राइट नहीं है. State governments have their own prisoners release on parole rules. Is this statement true? Yes. State government का अपना अलग prisoners का release और parole rules होता है. Right to property in India is a legal right available to any person. भारत में right to property क्या एक legal right है? Yes. Right to property in India is a legal right. In India, legal services authorities provide free legal services to which type of citizens? भारत में जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं वो फ्री लीगल सर्विसेज दो तरह के नागरिकों को प्रदान करते हैं. पहला, पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख. कोई अगर आदमी है या औरत है या ट्रांसजेंडर है जिसका एनुअल इनकम 1 लाख है, मतलब अ पर्सन ऑफ एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, और ए ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 lakhs. तो दो तरह के सिटीजन को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करने का प्रावधान है भारत में. पहला, द पर्सन हैविंग एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख एंड ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 lakhs. विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? कौन सा फंडामेंटल राइट का कौन सा कैटेगरी ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? राइट टू इक्वालिटी. अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम इन इंडिया बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. बाय द वे, आई वॉज ऑल्सो एन अनटचेबल बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिबरेटेड मी. विच आर्टिकल सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? कौन सा आर्टिकल राइट देता है किसी इंसान को कि अपनी मर्जी से वो शादी कर सकता है? आर्टिकल 21. विच आर्टिकल सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? आर्टिकल 21. एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. क्या ये बात सही है? Yes, this statement is true. As per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006, bamboo is a minor forest produce. This statement is true. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Is this statement true? Yes, this statement is true. Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 के अकॉर्डिंग ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स को अलाउ करता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ओनरशिप को गेन करने के लिए. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE डिसाइड्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन सी संस्था डिसाइड करती है? संस्था का नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE. सो अंडर राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE decides the minimum qualification. This statement is true. After RTE, after right to education act, it is mandatory that only those people may be appointed as teachers who are able to clear the teacher eligibility test. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद क्या हो गया कि टीचर वही लोग बन सकते हैं जिन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किया हुआ. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट. Rule of Law Index is released by World Justice Project. Judicial review implies the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of the laws and executive orders. Judicial review का मतलब होता है कि judiciary का जो power है
वो एक ऐसा पावर है ताकि वो लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को प्रोनाउंस कर सके. So judicial review implies the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of the laws and executive orders. Is this statement true? Yes, this statement is true. Gram Nyalai's Act allows local social activists as mediators or reconciliators. So ग्राम न्यायालय एक्ट जब आया है, इस एक्ट के बाद जो लोकल किसी भी एरिया के जो लोकल सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनको ये हक दिया गया है या उनको वो अलाउ किया गया है कि अगर कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ होती है या फिर कोई झगड़ा होता है तो मध्यांतर के तौर पे मीडिएटर बन करके या रिकंसिलिएटर बन करके मामले को सुलझाया जा सके. So this statement is also true. Gram Nyalai's Act allows local social activists as mediators or reconciliators. Is this statement true? Yes, this statement is true. A candidate can contest in Lok Sabha election from maximum how many constituencies? लोक सभा इलेक्शन में एक कैंडिडेट मैक्सिमम कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़ सकता है? द आंसर इज 2. In 1991 Lok Sabha election, Shri Devilal contested from 3 Lok Sabha constituencies. Is this statement true? Yes. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि 1991 में 91 के लोकसभा इलेक्शन में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन को लड़ा था. इन इंडिया देर इज ओनली वन सिटीजनशिप. क्या भारत में सिर्फ एक नागरिकता है? यस. देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया. इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एनी सिटीजन कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया. कोई भी भारत का सिटीजन हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्रेसिडेंट बन सकता है. क्या ये बात सही है? हाँ सही है. मतलब देखो एक मिसनॉमर स्टेटमेंट है, मतलब कहने का तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है लेकिन ऑब्वियसली जो कंडीशंस इसमें प्री एज्यूम किया गया है कि कोई भी अगर कंडीशंस मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट बनने का जो कैपेबिलिटी एलिजिबिलिटी है वो ऑब्वियसली फुलफिल होना चाहिए. What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, भारत का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. प्रीम्बल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना? सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेट सेक्युलर. तो यहाँ पे सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड नहीं है. 26 जनवरी 1950 में 3 वर्ड थे, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक. बस SDR, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ वायलेट्स DPSP. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब भारत के संविधान के अकॉर्डिंग वेल्थ इकट्ठा करना किसका वायलेशन है? ये वायलेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, DPSP का. सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन concentration of wealth violates what? It violates DPSP. Other than the fundamental rights, which parts of Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights 1948? Other than the fundamental rights को छोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 को रिफ्लेक्ट करते हैं? आंसर है प्रीएम्बल, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज. तो देखिए प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 को रिफ्लेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 4 पार्ट्स हैं: फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल और DPSP. ठीक है. पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 क्या चीज से डील करता है? ये डील करता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल? 36 से 51. DPSP का आर्टिकल्स बताइए 36 से लेके 51. आर DPSPs एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट? क्या कोई कोर्ट DPSPs को एनफोर्स करके इंप्लीमेंट करा सकता है? नहीं. DPSPs are not enforceable by any court. Okay, so are DPSPs enforceable by any court? No, DPSPs are not enforceable by any court. The principles laid down in the part 4 of the Indian Constitution
आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉज बाय द स्टेट। तो पार्ट 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपीएसपी। और डीपीएसपी प्रिंसिपल्स ले डाउन कर देते हैं स्टेट के पास में, ठीक है ऐसा ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे ऐसे लॉज बना सकते हो, वैसे गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह डीपीएसपी काम करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। So the principles laid down in the part 4 of the Indian Constitution are to influence the making of the laws by the state. Is this statement true? Yes, this statement is true. The preamble is a part of the Constitution but has no legal effect independently of other parties. That is, it is non-justiciable. भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्टीज। सो इसीलिए वो नॉन जस्टिसिएबल है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिसिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल है? प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन जस्टिसिएबल। तो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को इस तरह से मेमोराइज करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।